आज हम लोग डॉक्टर मनोहरे की गणित से संख्या पद्धति के उदाहरण तथा प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 को हल करेंगे। आज का हमारा पहला उदाहरण है जिसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांकों को बताइए। इन दी गई संख्याओं में से हम लोगों को धन पूर्णांकों को छांटना है। धन पूर्णांक को छांटने के लिए हम लोग सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या हो उसके आगे माइनस चिन्ह नहीं लगा हो, यानी ऋण चिन्ह नहीं लगा होना चाहिए। और दूसरा बात कि वो संख्या पूरी होनी चाहिए, फ्रैक्शन या दशमलव या करनी के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं धन पूर्णांक हैं। देखते हैं जैसे -3, इसके आगे माइनस चिन्ह लगाया तो यह धन पूर्णांक नहीं है। इसकी अगली संख्या हम लोग देखेंगे तो लिखा है 4/7, जो कि धन पूर्णांक तो है, धन है, धनात्मक संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार यह भी एक धन पूर्णांक नहीं होगी। इसके आगे हम लोग देखिए 6-8 दिया है, जिसको अगर हम लोग हल करें तो -2 प्राप्त होता है। इसके आगे भी ऋण चिन्ह लगा है, इसलिए यह भी धन पूर्णांक नहीं होगा। अगली जो संख्या दी है वो है 8/2। अगर इसको हल करेंगे तो हमें +4 प्राप्त होता है। तो यह एक धनात्मक संख्या है और धनात्मक साथ साथ पूर्णांक भी है, अतः हम कह सकते हैं यह एक धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक है। अगली संख्या हम लोग देखेंगे कि दिया है 3 × 6। अगर इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18, जो कि एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक के साथ साथ पूर्णांक भी है, अतः कह सकते हैं यह एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके अलावा अगली संख्या जो दी गई है -3 × -6। अगर हम लोग माइनस में गुणा करें तो हमें प्लस प्राप्त होता है, और 3 का 6 में गुणा करें तो 18 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यह भी एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक के साथ साथ यह एक पूर्णांक भी है, तो कह सकते हैं कि यह एक धनात्मक पूर्णांक है। इसकी अगली संख्या हमें दी गई है करणी में 2। तो हमें पता है कि करणी में 2 का मान 1.412 होता है, अतः यह एक दशमलव में है। धनात्मक तो है लेकिन दशमलव में, अतः यह पूर्णांक नहीं हो गया। करणी में जो भी संख्या रह जाती है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा उदाहरण है कि यदि a धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a, a+1, a+2 यानी a × a+1 × a+2 संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम लोग देखें तो यह एक क्रमागत संख्या दी गई, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसमें 1 जुड़ा है और इसमें 2 जुड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक क्रमागत संख्या होती है। और कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं क्रम से ली गई या क्रमागत संख्याएं हो तो हमेशा 6 से विभाजित होती है, उनका गुणा हमेशा 6 से विभाजित होता है। जिससे हम लोग इसको समझ लें पहले, तो फिर सवाल आराम से हो जाएगा। जैसे देखें कि अगर लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह क्रम से धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम लोग बारी से 3 का गुणा करें, जैसे 1 × 2 × 3, तो हमें 6 प्राप्त होता है, जो कि 6 से आराम से विभाजित हो जाएगा। इसके ऊपर हम लिखें 2, 3 और 4, तो इसमें भी हमें 6 से विभाजित हो जाएगी संख्या। अगर आगे इसी प्रकार लिखें कि 5, 6 और 7, अगर इसका गुणा करें तो ये 6 से विभाजित होगा। इस प्रकार ये सब इसका गुणा भी 6 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी संख्याओं, अगर 3 संख्याएं लिया जाए, क्रम से 3 संख्या, तो इनका गुणा सदैव 6 से विभाजित होता है। इसी प्रकार हम लोग इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। जिसे दिया है कि ए एक धन पूर्णांक है, अर्थात ए का मान 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक हो सकता है। अगर इसमें हम लोग इसका मान रख कर देखें, जैसे a+1, a+2, अगर हम लोग a = 1 रखें तो हमें प्राप्त होता है a × 1+1 हो जाएगा, × 1+2। और जब हम लोग इसको हल करेंगे तो आएगा 1 × 2 × 3, और इसको जब गुणा किया जाएगा तो हमें 6 प्राप्त होगा। इसमें हम देखते हैं कि यह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। अगर हम लोग a का मान कुछ भी रख लें, जैसे a का मान 5 रख ले रहे हैं, a का मान
5, तो ए का मान जब 5 रखेंगे तो इसका मान होगा 5, 5 + 1, 5 + 2। तो इसको जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 × 6 × 7, जिसमें 6 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका गुणा भी 6 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 क्रमांकित संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होगा। अतः लिखेंगे चूँकि ए एक धन पूर्णांक है, अतः a × a + 1 × a + 2 भी 6 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला उदाहरण। देखेंगे हम लोग कि अगला उदाहरण जैसे उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। इसको हम लोग अलग अपने आप उदाहरण लेकर इस उदाहरण को समझेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले वितरण नियम पढ़ा है। वितरण नियम यह वितरण नियम गुणा पर लागू होता है। यही दिखाना है कि धन पर लागू होगा कि नहीं। इस वितरण नियम के अनुसार हमने देखा है कि यदि a का गुणा b + c में कर दिया है तो ये दोनों के साथ बारी बारी से गुणा करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अर्थात हम लिख सकते a × b + a × c। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि यह नियम जोड़ पर भी लागू होता है कि नहीं। अर्थात a + b + c लिखें तो यह इसके साथ जोड़ करेगा और इसके साथ जोड़ करेगा कि नहीं। इस प्रकार हम लोग एक उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें 2 + 4 + 3, अगर इस दोनों को एक कोष्ठक में बंद कर दें तो हम लोग इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 प्लस ये दोनों का योग हो जाएगा जो कि 7 होगा। इस प्रकार हमें 9 प्राप्त होता है। हम यहाँ देखते हैं कि यह एक न इसके साथ जुड़ रहा है न इसके साथ, जबकि ये दोनों के योग के साथ जुड़ रहा है। अगर यह वितरण नियम का पालन करता तो यह इस प्रकार लिखा जाता कि 2 + 4 + 2 + 3। अगर देख लेंगे इसका उत्तर भी 9 आएगा तो वितरण नियम का पालन करेगा। अगर उत्तर 9 नहीं आएगा तो वितरण नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 11 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि अगर इस तरह जोड़ दिया जाए तो 9 प्राप्त हो रहा है और इस प्रकार से जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त हो रहा है, जबकि दोनों का अलग अलग उत्तर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला उदाहरण। अगला सवाल है कि यदि a और b धन पूर्णांक है और a बड़ा है b से, तो दिखाना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या धन पूर्णांक होगी। a + b धन पूर्णांक होगी कि नहीं, a - b धन पूर्णांक होगी कि नहीं, b - a धन पूर्णांक होगा कि नहीं, a × b धन पूर्णांक होगा कि नहीं। इसी प्रकार b/c धन पूर्णांक होगा कि नहीं। आइए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन जैसा कि हम लोग इसमें दिया है कि a और b धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a b से बड़ा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर हमें a से b को घटा दें तो हमें धनात्मक पूर्णांक पर मिलेगा और a को b में जोड़ देंगे तब भी धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। a को b में गुणा कर देंगे तब भी धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। परंतु अगर b को a से घटा दे रहे हैं, चूँकि b छोटी संख्या है, a बड़ी संख्या है, इसलिए अगर b से a को घटाएंगे तो हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, न कि धनात्मक संख्या।
इसी प्रकार अगर हम a में b से भाग दें तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, जबकि b में a से भाग देंगे तो धनात्मक संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, बल्कि एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, बल्कि एक दशमलव की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग इसको समझे तो अगर हम लोग इसको देखें तो a भी धनात्मक है, b भी धनात्मक है, तो इसका योग भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर दूसरा संख्या देखिए a माइनस बी, तो a बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है, तो इसका अंतर भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर अगला देखें तो b माइनस a, तो b एक छोटी संख्या है, a एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी छोटी संख्या में से जब भी हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक धनात्मक संख्या नहीं है, बल्कि एक ऋणात्मक संख्या है, और दो धनात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होता है। इस प्रकार यह भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा। चूँकि अगला सवाल जो है कि b बटा के a, चूँकि b छोटी संख्या है, a बड़ी संख्या है, इस प्रकार यदि हम लोग देख सकते हैं कि अगर यह एक ही कंडीशन में धनात्मक हो सकता है कि a का मान 1 हो और b का मान कोई इससे बड़ी संख्या हो, जबकि a b से बड़ा है, अर्थात कह सकते हैं कि एक धनात्मक संख्या तो हो सकती है लेकिन पूर्णांक नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह धन पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि इसमें a प्लस बी धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों का एक धनात्मक पूर्णांक होता है। a माइनस बी भी एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि a बड़ा है, b छोटा है, और b माइनस a ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि a बड़ा है, b छोटा है, और दो धनात्मक पूर्णांक का गुणा हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होता है। और इसमें a बड़ा है, इसलिए एक धनात्मक संख्या हो सकती है लेकिन पूर्णांक नहीं होगा, अर्थात यह धनात्मक पूर्णांक नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला उदाहरण। अगला सवाल है, दिखाइए कि निम्न संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10, 12। हम देखते हैं कि यह एक सम संख्याओं का समुच्चय है। इसमें दिखाना है कि योग और गुणा के सापेक्ष यह समुच्चय समृद्ध समुच्चय है, लेकिन अंतर और भाग के सापेक्ष भाग के लिए यह समुच्चय समृद्ध समुच्चय नहीं है। समृद्ध समुच्चय वैसे समुच्चय को कहते हैं कि जिसमें उन्हीं संख्याओं में कोई भी संक्रिया किया जाए, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो प्राप्त होने वाला उत्तर भी उसी समुच्चय का ही कोई पद होगा। जैसे हम लोग इसको योग और गुणा पर समझ कर देख ले रहे हैं। इसका सलूशन अगर हम लोग देखें तो जैसे संख्या दी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डाट 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 अनंत तक चली जाएगी। अगर इसका समुच्चय हल करें, हम योग पर देखें तो अगर हम लोग दो संख्याओं को जोड़ें 2 + 4 तो हमें 6 प्राप्त होता है, जो कि 6 इसमें है। अगर इसी प्रकार 4 + 6 को जोड़ दें तो हमें 10 प्राप्त होता है, 10 भी समुच्चय में दिया गया है। अगर हम लोग 6 तथा 8 को जोड़ दें तो हमें 14 प्राप्त होता है, जो कि इसी में आगे होगा, क्योंकि 12 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 16, इसी प्रकार सम संख्या आगे बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर इस समुच्चय में योग की क्रिया के करने पर जो उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है, इसी समुच्चय का एक पद ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह समुच्चय एक समृद्ध समुच्चय है योग के लिए। अगर इसी प्रकार हम लोग इसी को गुणा पर चेक करें कि गुणा के लिए होता है कि नहीं। गुणा के लिए भी वही नियम है कि अगर हम लोग 2 और 4 का गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त होता है, 8 भी इस समुच्चय में है। इसी प्रकार अगर हम लोग 4 और 6 का गुणा करें तो हमें 24 प्राप्त होगा। 24 एक सम संख्या है और यह समुच्चय भी एक सम संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए आगे चलकर यह संख्या इसमें होगी। इसी प्रकार हम लोग अगर 2 और 8 का गुणा कर दें तो हमें 16 प्राप्त होगा। 16 भी एक सम संख्या है, जो कि इसमें पहले से ही है। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि अगर सम संख्याओं के समुच्चय में हम लोग योग तथा गुणा की क्रियाओं कर रहे हैं, तो जो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है इन्हीं समुच्चय में से कोई न कोई संख्या प्राप्त हो रही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का समृद्ध समुच्चय है गुणा तथा योग के लिए। परंतु हम लोग को ये भी देखना है कि यह अंतर तथा भाग के लिए समृद्ध समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं सब अंतर के लिए, अंतर यानी घटाव के लिए चेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें कि 2 में से अगर 4 घटा दें तो हमें -2 प्राप्त होता है, जो कि -2 चूँकि यह धनात्मक सम संख्याएँ हैं
और धनात्मक संख्याओं में कभी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, अतः यह उत्तर इसमें इस समुच्चय का भाग या इस समुच्चय का कोई पद नहीं है। इसी प्रकार हम लोग देखिए 2 में से 6 घटा दें तो भी हमें -4 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी संख्या को घटाते हैं, अगर 6 में से 2 घटा दें तो हमें 4 प्राप्त होगा, जो कि एक उत्तर मिल रहा है। बाकी कुछ संख्याओं को उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कुछ संख्या को हल करने पर जो उत्तर प्राप्त हो रहा है इस समुच्चय का कोई पद नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि हम यह समृद्ध नियम का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात अंतर में समृद्ध नियम पालन नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग भाग में देखें, भाग में भी चेक कर लें कि अगर हम लोग 2 में 4 से भाग देते हैं तो 1/4 प्राप्त होगा, जो कि एक भिन्न संख्या है और भिन्न संख्या इस समुच्चय में कहीं नहीं है। अगर इसी प्रकार हम लोग देखें कि 4 में 6 से भाग दें तो हमें 2/3 प्राप्त होता है, जो कि एक भिन्न संख्या है और यह भिन्न संख्या सम संख्याओं में से नहीं आती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उपरोक्त समुच्चय योग तथा गुणा के लिए समृद्ध है, जबकि घटाव तथा भाग के लिए समृद्ध नहीं है। घटाव के लिए समृद्ध नहीं है। समृद्ध का तात्पर्य होता है कि जो उत्तर प्राप्त होगा इसी समुच्चय का कोई न कोई पद होगा। तो जोड़ में तो हमें पद प्राप्त हो रहा है, गुणा में भी पद प्राप्त हो रहा है, लेकिन घटाना और भाग में इसका पद प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1 का प्रश्न कुछ हम लोग हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि 20 तथा 40 के बीच समस्त धन पूर्णांकों को लिखिए। समस्त सम धन पूर्णांकों को लिखिए। सम संख्या उस संख्या कहते हैं जो कि 2 से विभाजित हो जाती है। पहले हम लोग देख लेते हैं 20 और 40 के बीच में कौन कौन संख्या आती है। जैसे आती है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कहा है 20 तथा 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांकों को लिखिए। तो इसमें हम लोग 20 को नहीं लेना है और 40 को भी नहीं लेना है, क्योंकि 20 और 40 के बीच हम लोग देखना है कि कौन कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि 21 2 से विभाज्य नहीं होगी, 22 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार 23 2 से विभाज्य नहीं होगा, 24 हो जाएगी। इसी प्रकार 25 नहीं होगा, 26 हो जाएगा। 27 नहीं होगा, 28 हो जाएगा। 29 नहीं होगा, 30 हो जाएगा। 31 नहीं होगा, 32 विभाज्य हो जाएगा। 33 विभाजित नहीं होगा, 34 हो जाएगा। इसी प्रकार 35 नहीं होगा, 36 विभाज्य हो जाएगा और 37 नहीं होगा, 38 विभाज्य हो जाएगा। 39 भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 20 और 40 के बीच 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 सम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। 20 और 40 के बीच 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 सम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांकों को लिखिए। यानी 1 से लेकर 10 तक जितनी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है। अभाज्य संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम लोग 1 से 10 तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसको लिखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन संख्याएं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। इसमें ये नहीं कहा है कि 1 तथा 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं के लिए, इसमें कहा कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं को लिखिए, यानी इसमें 1 भी शामिल हो सकता है और 10 भी शामिल हो सकता है। अगर इस प्रकार कहेगा कि 20 से 10 के बीच, अगर बीच कहेगा तो हम लोग इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे, यानी पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को छोड़ देंगे। जबकि अगर तक कहता है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को भी इसमें लिखा जाता है। आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका गुणनखंड 2 होता है, केवल वह स्वयं संख्या होती है और उसके अलावा एक उसका गुणनखंड होता है। जब पहले से अगर हम लोग अगर संख्या हम लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या यह न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। एक जो होती है विषम संख्या होती है, जबकि 2 अगर हम बात करें तो 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 की बात करें 3 1 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अगर 4 की बात करें तो यह 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से, यानी इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। इस प्रकार यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। इससे आगे देखें हम लोग 5, तो 5 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 6 को देखें तो 6 1, 2, 3 और 6 से विभाजित हो जा रहा है। अगर 7 को देखें तो 7 स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। इसी प्रकार 8 भी कई संख्याओं से विभाजित होगा, 9 भी कई संख्याओं से विभाजित हो जाएगा और 10 भी कई संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या जो अपने आप और 1 से विभाजित होती है, 3 एक ऐसी संख्या जो अपने आप और 1 से विभाजित होती है, 5 ऐसी संख्या जो अपने आप और 1 से विभाजित होती है और 7 अपने आप एक ऐसी संख्या जो अपने आप तथा 1 से विभाजित होती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य धन संख्या या धन पूर्णांक कह सकते हैं। धन पूर्णांक जिसमें हो जाएगा 2, 3 के बाद 5 के बाद 7, जिसमें 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, यानी 1 और 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या जिसमें 2, 3, 5 और 7 एक अभाज्य संख्या नहीं है या एक विषम संख्या होती है, न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। इसलिए हम लोग इसमें 1 को नहीं लिखेंगे, जिसमें 10 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 8 विभाज्य संख्या है, 6 विभाज्य संख्या है, 4 विभाज्य संख्या है और इसके अलावा जो भी होती है वो अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी का मतलब कि इसके क्रम में आगे आने वाली संख्या, या इसको हम लोग कह सकते हैं अनुवर्ती संख्या भी कह सकते हैं। अनुवर्ती संख्या वो जानते हैं कि अगर 5 लिखा तो इसकी अनुवर्ती संख्या 6 होती है। इस प्रकार 6 लिखा तो इसकी अनुवर्ती संख्या 7 होती है। इसी प्रकार हम सीधे इसमें होता है कि जो पहली संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ दें तो हमें उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम देखेंगे कि 2a+1 इसका हमें क्रमानुयायी निकालना हो तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अर्थात हम लोग इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2a+1 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2a+2, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 2a+1 का क्रमानुयायी है या क्रमानुपाती भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको कि पहली संख्या में अगर जोड़ दें तो हमें उत्तर 0 प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम लोग कहें कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा तो -2 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें उत्तर 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लोग मान लें कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम x है, तो इस
इन दोनों को माइनस एक्स है तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, माइनस एक्स को जोड़ दें, इसमें माइनस एक्स को जोड़ दें तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग इसको पक्षांतर करें तो यह माइनस है, यह माइनस है और माइनस इधर जाके धन बन जाएगा, यानी x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2/3, 2/3 लिख सकते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ योगात्मक प्रतिलोम जो हम लोगों ने माइनस एक्स माना था, तो एक्स का मान हमें आया 2/3, तो हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस में जो है एक योगात्मक प्रतिलोम होगा। या सीधे सीधे जो भी संख्या दी होगी उसके आगे अगर हम लोग माइनस चिन्ह लगा दें तो दी गई संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम तथा मूल संख्या का योगफल हमेशा सदैव 0 होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होती है जिसको दी गई संख्या में गुणा करें तो उसका उत्तर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि -5 में किस संख्या का गुणा करें तो 1 प्राप्त होता है। हम लोगों ने मान लिया कि -5 में x का गुणा कर रहे हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा, इधर जाकर पक्षांतर करें तो इसमें भाग देगा तो 1/-5 हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/5 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि p + q और p - q की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम हम लोग पहले सीख लिया है कि योगात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसमें इस मूल संख्या हम जोड़ दें तो उसका योगफल 0 हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि यदि p + q में मान लेना है कि x जोड़ने पर इसका योगफल 0 हो जा रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालें तो इसे पक्षांतर करें तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अर्थात x बराबर बचेगा -p + q। अर्थात कह सकते हैं कि p + q का योगात्मक प्रतिलोम -p + q हो जा रहा है, यानी माइनस कोष्टक में लिख देंगे p + q। इसी प्रकार हम लोग p - q का भी लिख सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम माइनस कोष्टक में p - q होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि x के किस मान के लिए 5 × कोष्टक में 3 × 2 कोष्टक बंद बराबर 5 × 3 कोष्टक बंद × x कथन सत्य है। अर्थात हमें इसमें से x का मान निकालना है जिससे हल करने पर दोनों पक्ष बराबर आए। अगर हम लोग गुणा के नियमों की बात करें तो गुणा के नियमों में हम लोगों ने साहचर्य नियम पढ़ा था। साहचर्य नियम जिसके अनुसार यदि हम पहली a, b और c 3 संख्याओं को गुणा करें और इसमें से पहली 2 संख्याओं को गुणा करके इसी प्रकार a × b × c इसमें से पहले दूसरी 2 संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल समान आता था। इसी प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x। तो हम लोग लिख सकते हैं साहचर्य नियम से x का मान 2 होगा। इसे हम लोग हल करके भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको हल करें तो 5 होते अगर इसको हम हल करें तो 6 हो जाएगा बराबर ही, तो इसका हल हो जाएगा 15 × x। अगर यह पक्षांतर में तो x समान हो जाएगा 5 × 30 बटा में हो जाएगा 15, तो इसका भाग देंगे तो हम लोग x का मान कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हल करके भी निकाल सकते हैं और नियम के हिसाब से भी लिख सकते हैं। साहचर्य नियम के हिसाब से इसका मान 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि पूर्णांकों में से कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम या इसे योगात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं। यानी हमें देखना है कि पूर्णांकों में कौन सी संख्या जो स्वयं का
योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम, चूँकि हम लोग जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होती है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर हमें योगफल शून्य प्राप्त होता है। अगर हम लोग सभी पूर्णांकों को देखें तो अगर संख्या रेखा पर देखें तो जीरो से इधर एक से चलकर प्लस अनंत तक और -1 से चल के इधर माइनस अनंत तक संख्याएं होती हैं। इसमें अगर हम लोग देखें कि 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 होता है तभी इसका मान 0 आता है। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसे न तो धनात्मक कहते हैं न तो ऋणात्मक कहते हैं। 0 एक उदासीन संख्या होती है, अर्थात अगर हम 0 में 0 को जोड़ दें तब भी 0 प्राप्त होगा और 0 में 0 को घटा दें तब भी हमें 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 0 में 0 को घटाने पर 0 ही प्राप्त होता है और 0 जबकि उदासीन संख्या होती है। 0 उदासीन संख्या होती है, अर्थात 0 पर न तो धनात्मक चार्ज होता है न तो ऋणात्मक चार्ज होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसका योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है। अर्थात 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं ही 0 होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है 9वां, जो कि है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 इंटू a+1 सम संख्या है अथवा विषम संख्या है। अर्थात इसका अगर सॉल्यूशन देखिए हम लोग तो कहा है कि a जो कि एक समधन पूर्णांक है और बताना है कि a-1 इंटू a+1 सम होगा या विषम होगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि अगर हम किसी सम संख्या में 1 जोड़ दें या 1 घटा दें तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। अगर सम संख्या में 1 जोड़ दें या 1 घटा दें तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। अगर इसको उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर 2 में 1 जोड़ दें तो हमें 3 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है। अगर 2 में 1 घटा दें तो हमें 1 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण को लेकर देख सकते हैं, जैसे 6 में 1 जोड़ दें तो हमें 7 प्राप्त होगा जो कि एक विषम संख्या है। इसी प्रकार 6 से 1 घटा दें तो हमें 5 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी सम संख्या में 1 जोड़ें या 1 घटा दें तो हमें हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कि अगर विषम संख्या का किसी दूसरी विषम संख्या के साथ गुणा कर दें तो हमें गुणनफल सदैव विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे कि 3 × 1 जो कि दोनों विषम संख्या है, इसका गुणा करने पर 3 आता है। इसी प्रकार 3 × 5 दोनों जो कि विषम संख्या का गुणा करने पर हमें 15 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसको हल करें तो a एक सम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यदि a में 1 जोड़ें या घटा दें तो योग व अंतर सदैव विषम धन पूर्णांक प्राप्त होता है। अर्थात a-1 तथा
e प्लस 1 दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। चूँकि दो विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव विषम धन पूर्णांक होता है, विषम धन पूर्णांक होता है। इसलिए कह सकते हैं कि e माइनस 1 इंटू e प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक होगा, न कि सम धन पूर्णांक होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि e माइनस 1 इंटू e प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो हम लोग पहले संख्या रेखा पर इसको दर्शा लेंगे, फिर इसका योग भी दर्शा देंगे। इसे हम लोग संख्या रेखा ले लेते हैं, चूँकि धन पूर्णांक को लिखना है तो हम लोग 0 लिख दे रहे हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम लिख सकते हैं पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक। अगर हम लोग जोड़ देखना है तो हम देखेंगे 5 और 7 को पहले लिखेंगे तो 5 कहाँ से, यहाँ से अगर चलेंगे 5 1 से कहाँ तक चलेंगे 5 तक, और इसके बाद 5 के बाद फिर 7 चलेंगे 5 के बाद हम लोग 7 चलेंगे, इसको हम लोग 11 और 12 13 तक भी लिख देंगे। जैसे अगर हम लोग इस तरह से इसको जोड़ दें तो लिखेंगे 5 प्लस 7 बराबर 12 होता है। तो हम लोग चले 1 2 3 4 5 5 के बाद हम लोग फिर 7 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से चलकर कहाँ तक जाएंगे 7 आगे बढ़ जाएंगे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यह है प्लस 5 और यह है प्लस 7। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है 12 प्राप्त होता है। तो इन दोनों को इस प्रकार से चिन्ह खींचकर इस प्रकार से दोनों को मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 5 प्लस 7 बराबर 12। इस प्रकार हम लोग संख्या रेखा पर 5 और 7 के योग को दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक चलेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5 खाने चलेंगे, 5 खाने पहले मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से चलेंगे 7 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 खाने, और अगली बार जब दोनों का जोड़ करेंगे तो दोनों के जोड़ के लिए दोनों को एक ही बार में एक रेखा से मिला देंगे और उसके साथ लिख देंगे 5 प्लस 7 बराबर 12। इस प्रकार हम लोगों का 5 और 7 का योग संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न है कि सत्य तथा असत्य कथन को छाटिए। इसमें पहला है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग सब पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या का 2 संख्याओं के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है। चूँकि यहाँ पहले से लिखा है कि 2 अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, तो इसमें पहले से 2 संख्या हो जाएगी, इसके अलावा एक तीसरी संख्या हो जाएगी, तो इस प्रकार इसका गुणनखंड 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यह गलत हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का 2 ही गुणनखंड होता है, जबकि इसके अनुसार 3 गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा देखें तो लिखा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो 2 धन पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य संख्या नहीं होता। इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, जिसका
योगफल करें तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो हमें यही दिख गया कि 8 एक भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। और यहाँ सदैव लिखा है कि सदैव एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह भी कथन गलत है। अगर तीसरा देखें तो यहाँ लिखा है कि यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है तब a प्लस b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो हम लोग पहले ही जान लेंगे कि दो ऋण पूर्णांकों का योग सदैव ऋण पूर्णांक होता है, दो ऋण पूर्णांकों का गुणा सदैव धन पूर्णांक होता है। अगर दो ऋण पूर्णांक है तो इनका योग ऋणात्मक होता है, अगर इनका गुणा करें तो धनात्मक होता है। यानी दो ऋण पूर्णांकों का योग हमेशा ऋणात्मक और दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक होता है। तो इस प्रकार यह कथन सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ भी देखते हैं कि हम लोग क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। तो हमने देखा कि 3 क्रमागत संख्याएं पहले हम लोग समझ चुके हैं कि 6 से विभाज्य होगी, और चौथी जो क्रमागत संख्या होती है वो हमेशा 4 से विभाज्य होती है। तो इस प्रकार इन दोनों का गुणनफल अभी हमेशा 4 से 24 से विभाज्य हो जाएगा। इसको हम लोग समझ सकते हैं, सॉल्यूशन के माध्यम से देख सकते हैं कि a+1 a+2 a+3 यदि a का मान कोई भी पूर्णांक रख लें, a मतलब 2 रख लें a बराबर, तो हम लोग देखते हैं कि 2 2+1 2+2 2+3, अगर इसको गुणा करें तो 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5। तो यहाँ हल करने पर देखते हैं तो 3 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 5, अर्थात हम कह सकते 6 चौके 24 गुणित 5 जो कि 24 से विभाज्य है। इस प्रकार कह सकते हैं कि a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 24 से विभाज्य है। यह किसी भी a का कोई भी मान रखें, क्योंकि a एक धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक रखेंगे तो संख्या हमेशा 24 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम होगी। हमें देखना है कि a² सम होगी कि नहीं, b² होगी कि नहीं, a+b सम होगी कि नहीं, a इंटू b सम होगा कि नहीं। इसी प्रकार a और a+1 का गुणा सम होगा कि नहीं, और b+1 का गुणा सम होगा कि नहीं। तो हम लोग बारी बारी देख लेंगे। a² के बारे में देखते हैं कि चूँकि a एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी एक सम संख्या होती है। या सम के कोई भी पावर होता है, सम के कोई भी पावर होता है तो वो संख्या हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, सम होता है। तो यदि a² एक सम संख्या होगी। इसी प्रकार हम लोग देखें कि b का वर्ग दिया है तो b एक विषम संख्या है, b एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। इसका उदाहरण दोनों का भी समझ सकते हैं। जैसे 2 का वर्ग करें तो हमें 4 प्राप्त हो जाता है, 4 का वर्ग करें तो हमें 16 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग कहें कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या, एक विषम संख्या ही होती है, विषम संख्या होती है। इस प्रकार b² भी एक विषम संख्या होगी। आगे देखें कि दिया है a+b। इसका उदाहरण भी देख सकते हैं कि 3 का अगर वर्ग करें तो 9 प्राप्त होगा, विषम संख्या। अगर 5 का वर्ग करें तो 25 प्राप्त होगा, जो कि एक विषम संख्या है। इस प्रकार कहें a+b जो कि सम और विषम संख्या का योगफल है। तो यहाँ भी हम देख सकते 3 और 5 जोड़ें तो 3 और 2 जोड़ें तो हमें 5 प्राप्त होगा, जो कि एक विषम संख्या है। 9 और 4 जोड़ें तो हमें 13 प्राप्त होगा, जो कि एक विषम संख्या है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि
सम संख्या तथा विषम संख्या का योग सदैव एक विषम संख्या होती है। सम तथा विषम का योग एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है अर्थात a प्लस b भी एक विषम संख्या होगी। अगर आगे देखें तो a और a प्लस b का गुणा दिया है, तो हम लोग अभी जाना कि अगर किसी सम संख्या में एक जोड़ दें तो विषम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या और विषम संख्या का गुणा, सम संख्या और विषम संख्या का गुणा हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ भी देख सकते हैं 3 गुणित 6, 3 गुणित 2 करें तो 6 प्राप्त होगा, 9 गुणित 4 करें तो 36 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कहें कि सम और विषम का गुणा एक सम संख्या प्राप्त होती है। सम और विषम का गुणा करें तो हमें एक सम संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हम लिख सकते हैं सम तथा विषम का गुणन या गुणनफल एक सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर हम लोग 2 में 3 का गुणा करें 6 प्राप्त होगा, 4 में 5 का गुणा करें 20 प्राप्त होगा, जो कि सम संख्या है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह भी एक सम संख्या होगी। इसके अलावा दिया है कि यदि b और b+1, चूँकि b एक विषम संख्या है और विषम संख्या में एक जोड़ने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ भी एक सम संख्या होगी और एक विषम संख्या, एक सम संख्या होगी और एक विषम संख्या, और इन दोनों का गुणनफल भी हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसमें a² एक सम संख्या है और a प्लस b एक सम संख्या है, b+1 भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार हम लोग एक और बचा देख लेते हैं कि a इंटू b, जहाँ a एक सम संख्या b एक विषम संख्या। तो अभी हम लोग देखा कि एक सम और एक विषम संख्या गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होती है, तो यह भी एक सम संख्या होगी। अर्थात a इंटू b एक सम संख्या है, b इंटू b+1 सम संख्या है, a इंटू a+1 एक सम संख्या है, a² एक सम संख्या है और b² और a प्लस b एक विषम संख्या होगी। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। पहला दिया है कि 3 गुणित 8 गुणा 7, जिसमें 8 और 7 को एक कोष्ठक में बंद किया है, बराबर में दिया है कि 3 गुणित 8 प्लस 3 गुणित 7। तो हम लोगों ने इसमें गुणा के नियम में हम लोग वितरण नियम पढ़ा, वितरण या बंटन नियम पढ़ा था, वितरण या बंटन नियम, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव गुणा के वितरण या बंटन नियम के अनुसार यह कथन सत्य है, क्योंकि इसमें 3 का गुणा 8 के साथ भी हुआ है और 3 का गुणा 7 के साथ भी हुआ है। जब एक संख्या का यहाँ प्लस होगा जब एक संख्या गुणा 2 जोड़ की संख्याओं के साथ होता है तो इसे वितरण नियम कहा जाता है। तो इस कथन में वितरण नियम दर्शाया गया है। और दूसरा कथन देखें तो इसमें 3 संख्याओं का गुणा दिया है, जिसमें एक में पहले अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ा गया है और दूसरे में पहली 2 संख्याओं को जोड़ा गया है, जो कि जोड़ के साहचर्य नियम को दर्शाता है, साहचर्य नियम को दर्शाता है जोड़। इस प्रकार यह जोड़ के साहचर्य नियम के अनुसार यह कथन सत्य है। इसी प्रकार 3 गुणित 2 और 2 गुणित 3, जिसमें क्रम बदलकर गुणा किया गया है, इस प्रकार यह कह सकते हैं गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम के अनुसार यह कथन सत्य है। इसी प्रकार यह देखें तो 3 गुणित 5 और a गुणित 5 लिखा है, जिसमें a बराबर 3 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भी कथन सत्य होगा, क्रम विनिमय नियम के अनुसार यह कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 लिखे तब 20 का 15, या कह सकते हैं कि यह कथन संवरक नियम के हिसाब से सत्य होगा, क्योंकि यहाँ 3 गुणित 5 15 है, यहाँ भी 3 रखे तो 3 गुणित 5 15
आएगा, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ भी 3 गुणित 5 होगा और यहाँ भी 3 गुणित 5। अगर यहाँ इस तरह लिखा होता 5 गुणित ए, तो यहाँ क्रम बदल जाता, तो क्रम विनिमय नियम होता है, लेकिन सेम लिखा गया, इसलिए कह सकते हैं समवर्ग नियम का पालन करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। एक बार हम लोग फिर इस नियम को देख लेंगे, यह समवर्ग नियम या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यह निरसन नियम का पालन करता है। निरसन नियम के हिसाब से यह कथन सत्य है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है कि संख्या रेखा पर -5, -2, 0, -1, -2 और -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को दर्शाइए। तो आइए हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यहाँ पैमाना हम लोग मान लें, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक। हम लोग संख्या रेखा खींच देंगे इस तरह से। यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ हो जाएगा, हम लोग देखा ये प्लस में दर्शा दे 1, 2 और ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार इधर जाएंगे तो -2 के बाद आ जाएगा -5। तो इस प्रकार हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अभ्यास 1 के सभी सवालों को हल कर लिया। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे अभ्यास 1 का बी को हल करेंगे। धन्यवाद।